नेक्स्ट चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियोज का मतलब क्या होता है? जब एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से कंपेयर करा जाता है। रेशियो का मतलब क्या होता है? ए डिवाइडेड बाय बी। आप ऐसा भी करते हैं, जब एक वैल्यू को दूसरे से डिवाइड कर देते हो तो उसको रेशियो कह देते हैं। एक्चुअल में क्या है, अगर एक सिंगल वैल्यू लेता हूं मैं, तो सिंगल वैल्यू से कोई बिजनेस के बारे में कंक्लूजन ड्रॉ कर पाना पॉसिबल नहीं है। जैसे मेरे करंट एसेट्स 5 लाख के हैं, तो उससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है? कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो रहा। जब मैं उसको करंट लायबिलिटी से कंपेयर करता हूं, तो मुझे पता चलता है कि करंट लायबिलिटी से कितने ज्यादा है, क्या हम करंट लायबिलिटीज की पेमेंट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो जब तक एक फिगर को दूसरे फिगर के साथ कंपेयर नहीं करा जाता ना, तब तक मीनिंगफुल कंक्लूजन ड्रॉ कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो अकाउंटिंग रेशियोज जो हम करेंगे वो भी एनालिसिस की एक टेक्निक है, जिसके अंदर हम दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करते हैं और बिजनेस के बारे में कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। रेशियोज को डिनोट करने का, रेशियोज के टाइप से भी बता रहा हूं। जैसे मान लो 5 लाख है और 2 लाख है। सपोज सपोज 5 लाख है और 2 लाख है। अब इसको डिनोट करने का तरीका क्या होता है? रेशियोज को एक्सप्रेस जो करा जाता है, जो आंसर शो करा जाता है, एक होता है प्योर रेशियो। प्योर रेशियो का मतलब है, अब इसको कैंसिल कर दो तो 5:2 आ गया। जैसे आप रेशियोज को करते हो, शॉर्ट फॉर्म में लेके आते हो, जितना शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म में आ सकता है, इसको हम कहते हैं प्योर रेशियो की फॉर्म में शो करना आंसर को। एक होता है टाइम्स या रेट, उसको कह देते हैं। जैसे इसको मैं लिख सकता हूं 2.5 टाइम्स। 5 लाख अपॉन 2 लाख, 5 अपॉन 2 पूरा काट दिया, 2.5 टाइम्स लिख सकता था। तो जो टाइम्स की फॉर्म में आप देखते हो ना कि सेल्स आर 2.3 टाइम्स द प्रॉफिट, ऐसा कुछ होता है, तो वो भी रेशियो ही होता है रियल लाइफ में। क्लियर है? तो वही रेशियो का ही एक शो करने का तरीका होता है। ये नहीं कि इसको में शो करेंगे वही रेशियो होगा। जो टाइम्स की फॉर्म में आंसर देखते हो आप, ठीक है, वो भी रेशियो ही होते हैं। उसके अलावा जब डिनोमिनेटर कम होता है ना जनरली, तो न्यूमरेटर कम होता है, मतलब 2 लाख अपॉन 5 लाख होता। ठीक है, तो इसको शो करने के भी दो तरीके होते हैं। होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब 2/5 सपोज, जैसे प्रॉफिट्स आर 2/5 ऑफ सेल्स, कई बार बड़ा होता है ना साहब, तो जो इस फॉर्म में दे रखा होता है 2/5, 1/5, वो भी रेशियो का ही एक फॉर्म होता है। रेशियो को ही शो करने का तरीका होता है। जनरली जब डिनोमिनेटर हमेशा ज्यादा होता है तो हम फ्रैक्शन की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। इसी फ्रैक्शन को परसेंटेज की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है जी, तो ये 40% आ जाता। तो परसेंटेज भी रेशियो का ही एक ट्रिक है। जब आपके मार्क्स आते हैं, मान लो आपके 90% मार्क्स आए, 500 में से 450 मार्क्स आए, तो 450 डिवाइडेड बाय 500 रेशियो तो बनाया, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 90%। तो इसका मतलब जो परसेंटेज आपको शो करेगी वो भी तो रेशियो है। एक आप किसी को बताओ मेरे 450 नंबर है, क्या कंक्लूजन रहा होगा? कितने में से है? 1000 में से 450 नंबर होते तो खाली 45% ही तो बनते। हमें क्या पता कितने में से हैं? जब तक उसको टोटल मार्क्स से कंपेयर करके नहीं बताया जाएगा तब तक मीनिंगफुल कंक्लूजन नहीं निकल सकता। तो मैंने उसको टोटल मार्क्स से डिवाइड करा तो रेशियो बन गया। तो बड़ा सिंपल सी बात है, when one value is compared with another value, then only we are able to draw some meaningful conclusions. With a single value, it is not possible to draw the meaningful conclusion. एक सिंगल वैल्यू से बहुत अच्छा कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इस चैप्टर के अंदर हम रेशियोज ही कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बता रहा हूं। रेशियो को 2.5 रेशियो 1 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, रेशियो के फॉर्म में लिखा बेसिकली आपने, डिनोमिनेटर में 1 आ गया तब भी ठीक है। अर्शिया बच्चे को वीडियो हम करेंगे, ठीक है अर्शिया। अनम्यूट कर सकते हैं बच्चे अपने आपको। अक्षिता स्क्रीन क्लियर नजर आ रही है ना आपको? यस सर। ठीक है, तो रेशियो को आंसर को शो करने का तरीका ये होता है। मतलब ये नहीं करो कि रेशियो के टाइप्स हैं, तो जो आपका आंसर आएगा उसका प्योर रेशियो के फॉर्म में भी दिखा सकते हो, सो मेनी टाइम्स की फॉर्म में भी दिखा सकते हो, अब उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी, परसेंटेज की फॉर्म में भी। जनरली फ्रैक्शन और परसेंटेज कब यूज होता है? व्हेन न्यूमरेटर इज स्मॉलर एंड डिनोमिनेटर इज लार्जर देन द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर जब बड़ा होता है तो जनरली फ्रैक्शन या परसेंटेज की फॉर्म में आंसर आ जाता है, और जब न्यूमरेटर ज्यादा होता है तो
या तो प्योर रेशियो की फॉर्म में दिखा देते हैं या सो मेनी टाइम्स की फॉर्म में दिखा देते हैं। ठीक है जी। अब हम जब रेशियोज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, चैप्टर को बड़े अच्छे से समझना, जब रेशियोज को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो बिजनेस के अलग अलग एरियाज हैं जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं कि बिजनेस सही चल रहा है नहीं चल रहा। 4 मेन एरियाज होते हैं बिजनेस के जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, हर कोई कंपनी फाइंड आउट करना चाहती है कि 4 एरियाज में मेरी परफॉर्मेंस कैसी है। मंशा एक बार वीडियो ऑन करेंगे बच्चे। नहीं आइडियल बता रहा हूँ मंशा। ठीक है बच्चे। ठीक है जी। तो अब 4 मेन एरियाज हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। एक सोल्वेंसी, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। सोल्वेंसी का मतलब होता है वेदर वी आर इन द पोजीशन टू रीपे आवर लायबिलिटीज और नॉट। तो हर एक बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि उसका बिजनेस सोल्वेंट है या इंसॉल्वेंट है। बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया। सोल्वेंसी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया होता है जिसके बारे में हर कोई बिजनेस जानना चाहता है। सोल्वेंसी भी 2 टाइप की होती है। एक होती है शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी। शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी का मतलब है वेदर वी आर इन द पोजीशन टू रीपे शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज मतलब करंट लायबिलिटीज। क्या हम अपनी करंट लायबिलिटीज को पे करने की पोजीशन में है या नहीं है। मतलब 1 साल के अंदर अंदर जो लायबिलिटीज अराइज हो जाएंगी, क्या हम उनको पे करने की पोजीशन में है या नहीं, हम ये जानना चाहते हैं। ठीक है जी। हर कोई बिजनेस, जैसे कोई मुझे बैंक शॉर्ट टर्म के लिए लोन देगा, 1 साल से कम के लिए लोन देगा, जो क्रेडिटर्स मुझे उधार पे सामान देंगे 2-3 महीने के लिए, तो वो जानना चाहेंगे कि जो इनकी करंट लायबिलिटीज है क्या ये टाइम पर पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उसके लिए अभी मैं आज आपको शुरू कराऊंगा वो एक रेशियोज होते हैं, लिक्विडिटी रेशियोज। एक लिक्विडिटी रेशियोज होते हैं जिनकी हेल्प से हमें पता चल जाता है कि बिजनेस की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कैसी है, अच्छी है या बेकार है। हमने जो लायबिलिटीज की, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज की पेमेंट करनी है, उन लायबिलिटीज की पेमेंट करने की पोजीशन में है या नहीं। फिर एक और होता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, वेदर वी आर इन द पोजीशन टू रीपे द लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और नॉट। ये भी तो जानना चाहेंगे। एक तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म की लायबिलिटीज पे कर पाऊंगा नहीं, एक मैं ये भी तो देखना चाहूंगा जो 1 साल के बाद लायबिलिटीज अराइज होंगी क्या मैं उनकी पेमेंट कर पाऊंगा या नहीं। तो उसके लिए जब कैलकुलेट करते हैं दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंसी रेशियोज। ठीक है, सॉल्वेंसी रेशियोज करवाऊंगा मैं इसके अंदर, क्या कौन कौन से रेशियोज आते हैं बताऊंगा। फिर एक होता है आप अपने बिजनेस की एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्स है, स्टॉक है, डेटर्स है, कोई भी रिसोर्सेज आपके पास है, आप ये जानना चाहते हो कि आप उनका कितना इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर रहे हो। बेसिकली आप एफिशिएंसी को चेक करना चाह रहे हो कि हम उस पर्टिकुलर रिसोर्स को एफिशिएंटली हैंडल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी। तो उसके लिए एक रेशियोज आएंगे जिनको हम कहते हैं एक्टिविटी रेशियोज, एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियोज। ठीक है जी, एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियोज कह सकते हैं उसको। ठीक है, एफिशिएंसी का पता चलेगा कि हम किसी पर्टिकुलर रिसोर्स को कितना एफिशिएंटली हैंडल कर पा रहे हैं। और एक होता है प्रॉफिटेबिलिटी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है कि जितना प्रॉफिट कमाना चाहिए उतना कमा रहे हैं नहीं कमा रहे हैं, औरों के मुकाबले कितना कमा रहे हैं, जानना तो चाहेंगे ना। तो प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर रेशियोज आएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। So there are 4 main areas of the business regarding which every businessman wants to know. हर कोई बिजनेसमैन जानना चाहेगा कि इसकी शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी अच्छी है या नहीं है। हर कोई बिजनेसमैन जानना चाहेगा उसकी लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी अच्छी है या नहीं है। हर कोई बिजनेसमैन जानना चाहेगा कि जो उसके रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जा रहा है या हम इनएफिशिएंट है। बेसिकली वेदर वी आर एफिशिएंट और इनएफिशिएंट। और फोर्थ चीज हम जानना चाहेंगे कि जो प्रॉफिट हम जितना कमाना चाहिए था उतना प्रॉफिट हम कमा पा रहे हैं नहीं कमा पा रहे हैं। ठीक है, 4 टाइप के रेशियोज हैं, मतलब मेजर हेडिंग्स हैं, इनके अंदर इसके पार्ट्स आते हैं। तो आज मैं आपको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को समझाऊंगा। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का मतलब लिक्विडिटी रेशियो से पता चलेगा। और मतलब क्या है, वेदर अ कंपनी इज इन द पोजीशन टू रीपे द शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हैं उनकी हम पेमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो आज लिक्विडिटी रेशियो हम शुरू कर रहे हैं। लिक्विडिटी रेशियोज में 2 रेशियोज हम पढ़ेंगे।
ऐसे लिक्विडिटी का नॉर्मल मतलब होता है हाउ इजीली अ थिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, हाउ इजीली एन एसेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। एक एसेट को हम कितना आसानी से कैश में कन्वर्ट करा पाएंगे, उसको हम लिक्विडिटी कह देते हैं। इसमें दो रेशियोज आएंगे, मतलब दो रेशियोज है जिससे हमें अपने बिजनेस की शॉर्ट टर्म सोलेंसी का पता चलता है। आज मैं फॉर्मूलेस बड़े अच्छे से समझाऊंगा, एक दो उसके ऊपर क्वेश्चंस भी कवर कराऊंगा, उसके बाद डिटेल में प्रैक्टिस होगी उसकी कल होगी, ठीक है। समझ लेना अच्छे से रेशियोज क्या है। तो इसके अंदर पहला एक रेशियो हम करेंगे लिक्विडिटी रेशियो के अंदर, उसको हम कहते हैं करंट रेशियो। करंट रेशियो, करंट रेशियो का एक चीज और ध्यान रखना, जो करंट लायबिलिटीज की पेमेंट होनी चाहिए ना, दैट शुड बी आउट ऑफ करंट एसेट्स ओनली। अगर आपको अपनी करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए अपने फिक्स्ड एसेट्स को बेचना पड़ रहा है, बिकॉज फिक्स्ड एसेट्स आर मेंट फॉर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट्स का तो बेनिफिट लॉन्ग टर्म में मिलता है, तो उनसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की पेमेंट होती है। करंट लायबिलिटीज की जो पेमेंट होनी चाहिए दैट शुड बी आउट ऑफ करंट एसेट्स। तो इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अगर मैं करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर देता हूं तो प्योर रेशियो की फॉर्म में आंसर निकालना है। जैसे मान लो आगे 5 लाख अपॉन में 2 लाख, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहने देना, 5 लाख अपॉन में 2 लाख, 2.5:1, आप 5:2 भी कह सकते हो, लेकिन अभी मैं जब कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा तो उसके लिए आपने डिनोमिनेटर को बिल्कुल खत्म कर देना है, ठीक है जी। तो दैट इज 2.5:1। तो जब इसको शो करोगे लिक्विडिटी रेशियोस को, तो दैट इज टू बी एक्सप्रेस्ड इन प्योर रेशियो। परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, टाइम्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे, प्योर रेशियो में रहने देंगे। क्लियर है? अब अगर आपको ये पता है करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें आती हैं और करंट लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें आती हैं, तो हो गया। याद है बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट्स के अंदर 6 हेडिंग्स बताई थी। करंट इन्वेस्टमेंट्स बताया था, मैंने कहा था फर्स्ट चैप्टर अच्छे से याद होगा तभी ये चैप्टर समझ में आएगा। इन्वेंटरीज बताई थी, ट्रेड रिसीवेबल्स बताया था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बताया था, और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, दैट इज लोन्स एंड एडवांसेस रिकवरेबल विद इन 1 ईयर, और एक आपको अदर करंट एसेट्स बताया था। उसमें 3 चीजें आती थी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स और एक्रूड इनकम, ये बताया था। इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा क्योंकि बैलेंस शीट का पर्पस कुछ और है, रेशियोज का पर्पस कुछ और है। रेशियो के अंदर हम ये देखना चाहते हैं कि वेदर वी आर इन द पोजीशन टू रीपे द करंट लायबिलिटीज और नॉट। तो अगर वो करंट एसेट कैश में कन्वर्ट होगा, अगर वो करंट एसेट कैश में कन्वर्ट होगा तभी तो करंट लायबिलिटी से पेमेंट हो सकती है। तो जितना कैश मिलने की उम्मीद है उतना ही तो करंट एसेट लूंगा। तो मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। चेंज क्या करूंगा, इन्वेंट्री के अंदर 6 चीजें करवाई थी, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, लूज टूल्स भी करवाया था और स्टोर एंड स्पेयर्स भी करवाया था। लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स को हम करंट एसेट्स में डाल तो देते हैं, लेकिन क्या वो कैश में कन्वर्ट होता है? क्या उस लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स से मैं अपनी करंट लायबिलिटीज की पेमेंट कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तो मशीन से कंज्यूम हो जाएगा। तो वो कहने को करंट एसेट है, बट दैट करंट एसेट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड टू रीपे द करंट लायबिलिटीज। बड़ी सीधी सी बात है। तो अभी जब मैं इन्वेंटरी लूंगा तो वो दोनों चीजें नहीं लूंगा। उसके अलावा डेटर्स जो हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, वो ग्रोस फिगर से दिखाते हैं बैलेंस शीट में। मान लो 5 लाख के टोटल डेटर्स हैं और लायबिलिटीज है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स गिवन है 20,000 का, मान लो। तो हम ये मान के चल रहे हैं ना कि 20,000 डूब जाएंगे। तो करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए डेटर्स हम कितना मान के चल रहे हैं कि कितने पैसे मिलेंगे? 4,80,000। तो नेट डेटर्स लेने हैं, मतलब यहाँ पर मैंने, बिकॉज मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितने पैसे मिलने की उम्मीद है। तो 2 चेंजेस करवाऊंगा मैं इसके अंदर। करंट एसेट जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, तो करंट एसेट के अंदर सबसे पहले क्या था? करंट इन्वेस्टमेंट्स। इसमें मैं कोई चेंज नहीं करवा रहा हूं। करंट इन्वेस्टमेंट्स में क्या होता था? इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, इन्वेस्टमेंट्स इन डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट्स इन गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट्स इन म्यूचुअल फंड्स। प्रॉपर्टी और पार्टनरशिप फर्म में जो इन्वेस्टमेंट होती थी वो करंट इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती थी। उसके अलावा ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स जो होती थी, मैंने कहा था किसी दूसरे बिजनेस में जब हम पैसा लगाते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, याद है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में बताया था, तो वो भी हमारी करंट इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती थी। फिर उसके बाद इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज में स्पेशली लिखवा रहा हूं एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स। एक तो इसमें लूज टूल्स अगर गिवन है तो उसको नहीं लेना, एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स नहीं लेना। मतलब 4 चीजें इन्वेंट्री में मैंने लेनी है, रॉ मटेरियल लेना है, वर्क इन प्रोग्रेस लेना है, फिनिश गुड्स लेनी है, स्टॉक इन ट्रेड लेना है। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बता रखा तो मैं मानूंगा यही चारों चीजें होंगी, क्योंकि मेन तो इन्वेंट्री इसी का होता है। अगर स्पेशली देखा इंक्लूडिंग लूज टूल्स,
इंक्लूडिंग स्टोर्स एंड स्पेयर्स, तो मैं उसको क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा, वो नहीं चाहिए। तीसरे नंबर पे क्या होता था, ट्रेड रिसीवेबल्स, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है एक्चुअली शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर होता है, तो आपने यहां पर माइनस करके दे देना। तो यहां पर क्या लिख सकता हूं, नेट ट्रेड रिसीवेबल्स, जो डेटर्स या बीआर गिवन होंगे उसमें से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को माइनस करके लेना है। रियल लाइफ में तो यही होगा ना कि कुछ पैसे डूबने के चांसेस हैं, तो जितने मिलेंगे वही तो देखने हैं मैंने। उसके बाद क्या होता था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपके जो इस चैप्टर में आएगा वो मेन कैश इन एंड कैश एट बैंक और चेक या ड्राफ्ट इन हैंड। बाकी जो तीन चीजें बताई थी ना वो उनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नोट टू बी वैल्यूएटेड, मतलब इस चैप्टर में नहीं आएगी। ईयर मार्क्ड बैलेंसेस विद द बैंक, मार्जिन मनी या सिक्योरिटी या डिपॉजिट विद द बैंक विद 12 मंथ्स मैच्योरिटी, वो इसमें नहीं आएगा। तो इसमें कैश और कैश इक्विवेलेंट में कैश इन एंड कैश एट बैंक और चेक्स और ड्राफ्ट्स इन हैंड ही बनेगा। उसके बाद बताया था शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं होता, क्लियर कट लिखा होगा लोन्स एंड एडवांस रिकवरेबल विद इन 1 ईयर, एक साल के अंदर अंदर वो पैसा हमें मिल जाएगा। और प्लस अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स के अंदर एक प्रीपेड एक्सपेंसेस आता था, एक एडवांस टैक्स आता था और एक एक्रूड इनकम आती थी। तो अगर आपको पहले चैप्टर के अंदर बैलेंस शीट की हेडिंग्स याद है तो मुझे करंट एसेट्स के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, करंट एसेट्स निकाल दोगे। उसके बाद ये हमने कर दिया करंट एसेट्स, फिर करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में याद करो 4 हेडिंग्स करवाई थी आपको। सबसे पहले करवाया था एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अब ऐसे करना, जब इस चैप्टर में करोगे ना तो बैलेंस शीट के अंदर जो चीज आती रहती है उनको जाके बैलेंस शीट से दोबारा अच्छे से याद कर लेना। वो बैलेंस शीट का पूरा जब चैप्टर हो जाएगा तो बैलेंस शीट दोबारा से सारी अच्छे से याद हो जाएगी। क्लियर है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, डिपॉजिट्स, लोन फ्रॉम अदर पार्टीज एंड अदर लोन्स एंड एडवांसेस करवाया था। इसमें बेसिकली बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट ही आएगा वैसे आपका। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के बाद आपको बताया था ट्रेड पेबल्स, फिर एक बताया था अदर करंट लायबिलिटीज, ये सबसे मेन बताया था आपको याद हो। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, excess application money that is to be refunded, interest accrued and due interest accrued but not due, outstanding expenses, incomes received in advance, unclaimed dividends, unpaid matured debentures and interest thereon, unpaid matured deposits and interest thereon, calls in advance and interest thereon, GST payable, provident fund payable। क्लियर? जो unclaimed या unpaid dividends बताए थे उसको हम dividends payable भी कह सकते हैं। हमने जो डिविडेंड देना है मतलब हमारी तरफ से हो चुका ड्यू, लेकिन अभी वो पैसे मांगने अनपेड है, बेसिकली देना है। तो डिविडेंड पेबल या अनपेड डिविडेंड्स एक ही बात है। क्लियर है? देन शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, आपके नोट्स में हो सकता है गलती से प्रपोज्ड डिविडेंड जो है मैंने शॉर्ट टर्म प्रोविजन में उस चैप्टर में दे रखा होगा, उसमें काट देना। प्रपोज्ड डिविडेंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में नहीं होता। क्लियर है? वैसे तो ठीक करा दिया होगा, हो सकता है बाय मिस्टेक रह गया नहीं। ठीक है जी, प्रपोज्ड डिविडेंड तो कमिटमेंट हो गया, कंटिजेंट लायबिलिटी होती है। ठीक है जी। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या क्या करा था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, लेकिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया, तो यहाँ पर नहीं लूंगा, आप ध्यान रखना। कहीं एसेट्स में से माइनस कर दो, लायबिलिटीज में भी दिखा दो। प्रोविजन को दिखाने के तो दो ही तरीके होते थे, either it is subtracted from the assets or it is to be shown in the liabilities। हमने यहाँ पर करंट एसेट्स में तो उसको माइनस कर दिया, तो लायबिलिटीज में नहीं लूंगा। तो क्या रह गया, एक प्रोविजन फॉर टैक्सेशन रह गया, एक प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट रह गया, इफ द एम्प्लॉय इज रिटायरिंग विद इन 12 मंथ्स। अगर खाली प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट दे रखा होगा तो उसको आप शॉर्ट टर्म प्रोविजन नहीं लोगे, उसको आप लॉन्ग टर्म प्रोविजन लोगे। क्लियर है चीज? कोई डाउट? कैलकुलेट कर दोगे, बड़ा सिंपल सा है। करंट एसेट्स की डिटेल आपको पता है, करंट लायबिलिटीज की डिटेल आपको पता है, घर जाके 2-4 बार और अच्छे से पढ़ लेना कि करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या चीज आती है, करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या चीज आती है। तो बैलेंस शीट का पार्ट ही तो है, एक बार तो पूरी बैलेंस शीट याद कर लीजिए। आप एक एक चीज कर रहा हूं, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज याद कर लूंगा एक बार अच्छे से। कैलकुलेट करने के बाद आपको कमेंट करने के लिए कहेगा, बताओ अब आपकी पोजीशन कैसी है। तो पोजीशन तो जनरली जब बता सकते हैं जब मैं किसी दूसरे से कंपेयर करूं। मान लो मेरा करंट रेशियो 3:1 है, इसका मतलब मेरे करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से 3 गुना ज्यादा है। तो क्या मैं अपनी करंट लायबिलिटीज की पेमेंट अच्छे से कर पाऊंगा? नहीं। तो वो तो दूसरे से कंपेयर कर सकता हूं कि दूसरे का 2:1 था, मेरा 3:1 है, तो मैं कह सकता हूं हाँ इससे अच्छा हूं मैं। लेकिन जनरल कैसे कंक्लूजन दूं? तो इंडस्ट्रीज के अंदर ना कुछ एक एरियाज ऐसे हैं जिसमें पहले टाइम से चलता आ रहा है सिस्टम। आपने उसमें पढ़ा था रूल ऑफ थंब, मैनेजमेंट में रूल ऑफ थंब का था जो पुराने टाइम से चलता आ रहा है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है।
अब मेरे को कहोगे इसको समझाओ कि ऐसा क्यों है, तो मैं समझा नहीं सकता। रूल ऑफ थंब होता है ना कि बिल्ली रास्ता काट गई तो आगे क्यों नहीं जाना चाहिए, ये तो पता नहीं जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए उसको मैं समझा नहीं सकता, लॉजिक होगा जिसने बनाया होगा। तो ऐसे इसमें भी रूल ऑफ थंब है। तो रूल ऑफ थंब की अगर मैं बात करता हूं, या उसको हम स्टैंडर्ड रेशियो कह देते हैं, कि अगर इंडस्ट्री के अंदर देखें तो स्टैंडर्ड रेशियो क्या फिक्स कर रखा है, या उसको हम आइडियल रेशियो कह देते हैं कि इंडस्ट्री के हिसाब से एक आइडियल रेशियो क्या है, तो वो 2:1 फिक्स करा है। क्यों है ये नहीं पता, किसने फिक्स करा ये नहीं पता, चल रहा है इंडस्ट्री का। That current assets should be twice the current liabilities. अगर इससे ज्यादा है, हमारा रेशियो इससे ज्यादा है तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन इज गुड, अगर इससे कम है तो नॉट। ठीक है, नॉट गुड, नोट बैड तो वही होगी। ठीक है जी, क्लियर है चीज, स्प्रेड आउट इसके अंदर क्या चीज गुड या बैड, खाली वहां पे ना हाँ गुड, बस क्या गुड, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन इज गुड, और अगर उससे कम आ गया तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन इज नॉट गुड। क्लियर है, स्प्रेड आउट। ये तो हमारा जो पेपर में आएगा उसके हिसाब से बता रहा हूं। अब कई बार आपसे कोई एक्सटर्नल एग्जामिनर वगैरह भी पूछ लेते हैं, हो सकता है पेपर में पूछ ले कि अगर रेशियो जरूरत से ज्यादा है, मान लो 7:1 है, 8:1 है, मतलब टू हाई, करंट रेशियो इज टू हाई, तो शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी पोजीशन कैसी है, अच्छी है, नो डाउट, शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। बहुत ज्यादा करंट एसेट्स हैं, डबल है, ट्रिपल है, ठीक है, लेकिन 5:1, 7:1, 10:1 है, इसका मतलब क्या है कि करंट एसेट्स बहुत ज्यादा है करंट लायबिलिटीज के मुकाबले। करंट एसेट्स के अंदर मेन 3 चीजें आती हैं, एक इन्वेंट्री होता है, करंट इन्वेस्टमेंट से बड़े कम बिजनेस में होती हैं, एक ट्रेड रिसीवेबल्स होता है और एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है, 3 मेन चीजें होती हैं, समझना। अगर करंट रेशियो बहुत ज्यादा हाई है, इट मींस करंट एसेट्स आर टू हाई, इसका मतलब इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है। इन्वेंट्री बहुत ज्यादा किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, दैट वी आर नॉट एबल टू सेल आवर स्टॉक। इन्वेंट्री बहुत ज्यादा होना चाहिए क्या, इसका मतलब स्टॉक इज पाइलिंग अप ड्यू टू पुअर सेल्स, माल नहीं बेच पा रहे, स्टॉक इकट्ठा हो गया, करंट रेशियो तो बढ़ गया लेकिन एफिशिएंसी तो डाउन है। मेरे को एक मार्कर चाहिए, मैंने 50 मार्कर रख रखे हैं, मैं कहूंगा हाँ मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से, कभी रुकावट नहीं आएगी, लेकिन वो पैसा तो ब्लॉक कर दिया 50 मार्कर का, चाहिए तो एक की जगह 2 रख लेता, 3 रख लेता, एक पैकेट रख लेता। तो इसका मतलब है इनएफिशिएंटली हैंडल कर रहा हूं ना रिसोर्सेज को, एक चीज को सेव करने के लिए दूसरे को कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं ना। तो स्टॉक बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है अननेसेसरली स्टॉक इकट्ठा हो गया है जिसको हम सेल नहीं कर पा रहे हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन में भी गुड, बट आवर सेल्स इज नॉट गुड, वी आर नॉट एबल टू सेल आवर गुड्स इन टाइम। या तो डेटर्स बहुत ज्यादा है, डेटर्स बहुत ज्यादा का मतलब क्या, वी आर नॉट एबल टू कलेक्ट मनी फ्रॉम द डेटर्स इन टाइम। डेटर्स बहुत ज्यादा होने का मतलब तो डूबने का भी चांस बढ़ जाएगा। तो बहुत ज्यादा अगर आपके डेटर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं करंट लायबिलिटीज के मुकाबले, इट मींस हम डेटर से टाइम पर पैसा कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इट मींस वी आर इनएफिशिएंट एज फार एज कलेक्शन ऑफ मनी फ्रॉम द डेटर्स इज कंसर्न। और तीसरा कैश या कैश इक्विवेलेंट, बहुत ज्यादा कैश अपने पास रखे क्या बढ़ जाएगा। जरूरत से ज्यादा कैश अगर आपके पास पड़ा होता है तो क्या वो अच्छी बात है, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो जाना चाहिए। जरूरत जितना कैश उतना ही रखना चाहिए, बाकी कैश बड़े बड़े ढूंढना पड़ता है, उसको कहीं लगाओगे तभी तो बढ़ता है। इट मींस आवर इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज आर नॉट गुड, वी आर नॉट एबल टू यूज आवर कैश प्रॉपर्ली। तो अगर कोई पूछ लेता है कि क्या कमेंट है, तो कमेंट तो ये है कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, क्लियर है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा आ जाए तो क्या कमेंट देना है कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन में भी गुड, बट ओवरऑल हैंडलिंग ऑफ द रिसोर्सेज इज नॉट गुड, वी आर नॉट एबल टू सेल आवर स्टॉक इन टाइम, we are not able to collect money from the debtors in time, we are not able to use cash or invest cash properly। तो हैंडलिंग ऑफ द रिसोर्सेज, एफिशिएंसी अच्छी नहीं है सर, हम अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली, करंट एसेट्स को एफिशिएंटली हैंडल नहीं कर रहे हैं, क्लियर है। वो थ्योरेटिकली कोई पूछ लेता है, पेपर में तो ये पूछेगा, कोई डाउट, क्लियर है, किसी को भी डाउट। तो ये तो हो गया करंट रेशियो, लिख लिया सभी ने, आ गया सभी को अच्छे से समझ में। अब एक होता है इसके अलावा, दो लिक्विडिटी रेशियोज में हम दो करेंगे, दूसरा भी मैं साथ के साथ बता रहा हूं। एक होता है क्विक रेशियो, इसको रख कर दूं, चलो ऊपर वाले पार्ट को रख करता हूं। लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर दूसरा रेशियो होता है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो को हम लिक्विड रेशियो भी कह देते हैं, इसी को हम एसिड टेस्ट रेशियो भी कह देते हैं। एक सेकंड बच्चे,
ऑनलाइन में जो बच्चे हैं, अक्षता बच्चे समझ में आ रहा है? यस सर। दूसरा रेशियो जो हमारा बनता है लिक्विडिटी रेशियो के अंदर, वो बनता है क्विक रेशियो, या उसको हम लिक्विड रेशियो भी कह देते हैं, या उसको हम एसिड टेस्ट रेशियो भी कह देते हैं। फॉर्मूला क्या हुआ? फॉर्मूला हुआ लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स, और लिक्विड एसेट्स का एक दूसरा नाम होता है क्विक एसेट्स। लिक्विड एसेट्स और क्विक एसेट्स, लिक्विड एसेट्स और क्विक एसेट्स मींस द सेम थिंग, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स और यू कैन से क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब ये लिक्विड एसेट्स क्या हुए? करंट एसेट्स ऐसे हैं जो नॉर्मली हम एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट करा लेते हैं, ठीक है जी। अब ये लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं? लिक्विड का मतलब है जो बहुत ज्यादा लिक्विड हो, which can be very easily converted into cash, मतलब जिसको कैश में कन्वर्ट कराने में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी। तो दो चीजें ऐसी हैं जिनकी लिक्विडिटी पे हमें थोड़ा सा डाउट है। करंट एसेट्स सारे लिक्विड होते हैं वैसे, करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स which can be easily converted into cash, बट दो ऐसे हैं जिनके अंदर थोड़ी सी डाउट फिर भी दिमाग में रख के चलते हैं कि हो सकता है जरूरत के टाइम पर ना मिले। एक तो है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री पड़ी है, ना बिकने को ना बिके, बिकने के बाद तो चलो एक महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में पैसा आ जाएगा, लेकिन क्या पता मार्केट डाउन है, ना बिके, तो उसकी लिक्विडिटी में मुझे डाउट है। अपने बच्चे कहते बिकेगी तो सही, मैं कहूं बिल्कुल बिकेगी, लेकिन जब जरूरत है उसी टाइम बिक जाए ऐसा मुझे कंफर्म नहीं, तो इसलिए उसकी लिक्विडिटी औरों के कंपैरिजन में कम है। क्लियर? और एक अदर करंट एसेट्स के अंदर इंक्लूड होते हैं प्रीपेड एक्सपेंस या एडवांस टैक्स, इनकी भी लिक्विडिटी बड़ी कम होती है। प्रीपेड एक्सपेंस, किसी को एडवांस में पैसे दे दिए जाए तो आगे काम में एडजस्ट कर देता है, वो जनरली कैश में वापस होना बड़ा मुश्किल होता है। दुकानदार से लेके आ जाओ सामान, कुछ एक सामान ले आओ, फिर उसको वापस करने चले जाओ, मेरा तो जो पैसा दे रखा था वापस कर दो, सामान इसके बदले दूसरा सामान ले जाओ, पैसे नहीं वापस करता। तो प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है जी, प्रीपेड एक्सपेंस इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश, बाद में एडजस्ट हो जाता है, लेकिन उसके बदले कैश मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये दो ऐसे एसेट्स हैं जिनके बदले कैश मिलने में दिक्कत आ सकती है। दो, या इसको प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स को अलग-अलग मान लो, 3 कह लो, अदरवाइज तो एक्सपेंस पेड इन एडवांस, उसमें टैक्स पेड इन एडवांस में तो एक्सपेंस पेड इन एडवांस ही हो गया, एक ही बात है। क्लियर है? तो अगर मैं इनको हटा देता हूं, ठीक है जी, अगर मैं कहता हूं लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स में से एक को माइनस कर देता हूं इन्वेंट्री, एक माइनस कर देता हूं प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स, तो ये हमारे लिक्विड एसेट्स आ जाते हैं। क्लियर? अगर करंट एसेट्स आप ऑलरेडी कैलकुलेट, या अगर आपने कैलकुलेट नहीं करे हैं तो इन्वेंट्री ना लेना, तो इधर से प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स ना लेना, बाकी सारे करंट एसेट्स लिक्विड एसेट्स होते हैं। और अगर आप कैलकुलेट कर चुके हो तो उसमें से इन्वेंट्री माइनस कर दो और प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स को माइनस कर दो, तो लिक्विड एसेट्स आ जाएंगे। क्लियर है? लॉजिक समझ में आया ना? बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, 3 लाख के करंट एसेट्स या सपोज 2.5 लाख के करंट एसेट्स और 1 लाख की करंट लायबिलिटीज, रेशियो कितना आ गया? 2.5:1। स्टैंडर्ड रेशियो क्या बताया था करंट रेशियो में? 2:1। 2:1 से ज्यादा आ गया, 2.5:1। कमेंट क्या कर दिया? शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी इज गुड, इट मींस वी आर इन द पोजीशन टू रीपे द करंट लायबिलिटीज। लेकिन उस 2.5 लाख के अंदर हमारा 2 लाख का तो स्टॉक था, इन्वेंट्री थी, और 20,000 के हमारे प्रीपेड एक्सपेंस थे। अब जिस दिन करंट लायबिलिटी की पेमेंट करने का टाइम आता है, वो उस 2.5 लाख में से 2 लाख का जो इन्वेंट्री था वो नहीं बिक पा रहा, 20,000 का जो प्रीपेड एक्सपेंस था वो भी कैश में नहीं कन्वर्ट हो पा रहा, तो कैश में कन्वर्ट खाली कितना हुआ? 30,000। 1 लाख की करंट लायबिलिटीज की पेमेंट करनी है और करंट एसेट्स में कैश में कन्वर्ट खाली कितना हो पा रहा है? 30,000। तो क्या मेरी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी थी? नहीं, क्योंकि इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को अगर मैं हटा के देख लेता हूं तो बाकी की लिक्विडिटी में मुझे डाउट नहीं है, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस की लिक्विडिटी पे मुझे डाउट है। अगर इसको हटा देता हूं तो इसके अंदर जो स्टैंडर्ड रेशियो होता है वो 1:1 होता है। इसके अंदर जो स्टैंडर्ड रेशियो होगा वो 1:1, मतलब अगर क्विक एसेट्स और करंट लायबिलिटीज बराबर भी हैं तब भी मान के चलते हैं कि उनकी पेमेंट कर देंगे, क्योंकि इसकी लिक्विडिटी में हमें डाउट नहीं है। इन्वेंट्री में डाउट था, उसको हटा दिया, प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स पे डाउट था, उसको हटा दिया,
तो ये हमारा लिक्विड रेशियो हो जाता है। बाकी तो सब यही है, करंट एसेट्स की डिटेल वही है, करंट लायबिलिटीज की डिटेल वही है। तो लिक्विड रेशियो अगर आपने कैलकुलेट करना है तो करंट लायबिलिटीज को तो पहले करंट रेशियो में कैलकुलेट करी होगी वही आएगी, और लिक्विड एसेट्स कैसे आएंगे, जो करंट एसेट्स थे उसमें से एक इन्वेंटरी को आपने माइनस कर दिया और एक प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स को माइनस कर दिया, तो आपका लिक्विडिटी रेशियो आ गया। करंट रेशियो में स्टैंडर्ड रेशियो या रूल ऑफ थंब या आइडियल रेशियो जो होता है वो 2:1 होता है। 2:1 से कंपेयर करके बताओगे कि बिजनेस की पोजीशन ठीक है या शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है नहीं। और क्विक रेशियो के अंदर, क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो के अंदर 1:1 से कंपेयर करके बताओगे। क्लियर है? कोई डाउट? फॉर्मूला क्लियर है? करंट रेशियो, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की डिटेल और अच्छे से कर लेना। मैं एक दो क्वेश्चंस करा रहा हूं जिससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। हां जी, दोनों में से अच्छा कौन सा? हां, अब ये दिमाग में आता है कि अच्छा कौन सा, तो अंडरस्टूड सी बात है, क्विक रेशियो ज्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें डाउट नहीं है दिमाग में। करंट रेशियो में तो मैंने आपको अभी करवा दिया एग्जांपल लेके कि करंट रेशियो अच्छा आ रहा है, 2.5 रेशियो बना रहा है, क्विक रेशियो 0.3 रेशियो बना रहा है। तो करंट रेशियो अच्छा होते हुए भी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन अच्छी नहीं आ रही, तो आउट ऑफ दिस क्विक रेशियो इज बेटर रेशियो। ठीक है जी, दोनों में से अगर मैं ज्यादा श्योरिटी चाहता हूं तो ज्यादा अच्छा है कि करंट रेशियो पे खाली डिपेंड ना रहो, क्विक रेशियो कैलकुलेट कर लो, उससे और ज्यादा जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाती है। किसी को डाउट? क्या चीज? नहीं, गुडविल को करंट एसेट्स में कहां इंक्लूड करते हैं? गुडविल तो इंटेंजिबल एसेट्स होती थी फिक्स्ड एसेट्स के अंदर। ठीक है, याद होना चाहिए बैलेंस शीट का हर एक चीज बड़े अच्छे से। क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले, अदरवाइज क्वेश्चन करो। करंट इन्वेस्टमेंट में शेयर्स वगैरह आते हैं। अगर एक चीज और समझ लेना, खाली इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स रहता है, अब वो तो उसमें भी आता था नॉन करंट में भी और करंट में भी, तब उसका नॉन करंट मानना, नॉन करंट मानना। ठीक है, वैसे रेशियोज वाले चैप्टर के अंदर वो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स वगैरह करके नहीं बताएगा क्योंकि उसको खुद पता है कि ये तो फिर बच्चे के हाथ में ऑप्शन दे दिया हमने, वो नीचे लिख देगा वी हैव अज्यूम्ड इट इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो वो ले भी सकता नहीं भी ले सकता, दो आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या करता है, करंट इन्वेस्टमेंट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स के नाम से देता है। या तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स वर्ड यूज कर देगा, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स तो किसका पार्ट थी? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का। या वो करंट इन्वेस्टमेंट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स वर्ड यूज करेगा। वो शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह करेगा ही नहीं क्योंकि उसको पता है कि वो दोनों में आ जाते हैं, तो दोनों आंसर ठीक करने पड़ेंगे। हाँ, वही तो, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन में गिवन ही नहीं होता। आपको जितने भी क्वेश्चंस होंगे देखना, वो इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट्स इन डिबेंचर्स करके नहीं दे रखा होगा, वो नाम दे रखा होगा करंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, क्लियर कर दे रखा होगा। हाँ जी, लोन अगर पूछना हो तो लोन हमेशा लॉन्ग टर्म होगा, या तो लॉन्ग टर्म लोन खाली लोन लिखाएगा या लॉन्ग टर्म लोन और शॉर्ट टर्म लोन लिखाएगा। लॉन्ग टर्म लोन्स हैं तो नॉन करंट लायबिलिटीज हो गए, शॉर्ट टर्म लोन्स है तो करंट लायबिलिटीज हो गए, बता देगा, उसमें कंफ्यूजन का स्कोप नहीं रहेगा। क्लियर है? कोई डाउट? फाइल निकाल लेना। फाइल के अंदर पेज नंबर आप आ जाना 50 पे, 50 पेज नंबर 50 पे इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 मतलब इलस्ट्रेशन नंबर 1। Question number 1, illustration number 1 basically. From the following balance sheet of Zenith Limited as at 31st March, which one disturbance नहीं थी, as at 31st March, calculate current ratio. नीचे क्वेश्चन में देखना, पेज नंबर 50 पे क्वेश्चन नंबर 1 है जो करवा रहा हूँ। बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखना, इन्वेंटरीज इंक्लूड लूज टूल्स, इन्वेंटरीज जो गिवन है उसमें लूज टूल्स इंक्लूडेड है, अदर करंट एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स इंक्लूडेड है। आपको करंट रेशियो कैलकुलेट करना है, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला पहले लिख देना, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय, अब मैं करंट एसेट्स लेता हूं, करंट एसेट्स में सबसे पहले इन्वेंटरी गिवन है, इन्वेंटरी मैंने क्या बताया एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स, तो इसमें तो 1,50,000 का लूज टूल इंक्लूडेड है, 4 लाख में से 1.5 लाख माइनस कर देता हूं, 2,50,000 की इन्वेंटरी होगी। ट्रेड रिसीवेबल्स में मैंने कहा था नेट लेना, और नेट में इसने शॉर्ट टर्म प्रोविजंस की डिटेल हमें क्वेश्चन के अंदर नहीं बता रखी। अगर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस की डिटेल नहीं बता रखी है तो मैं उसको प्रोविजन को डाउटफुल डेट अपने आप से अज्यूम तो नहीं कर सकता। तो आपने इसका मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स कितने से ले लिए, 3 लाख से,
क्लियर है? नेट लेने होते हैं ना, अगर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस की डिटेल गिवन होती नीचे और उसमें कहता है कि इतना पार्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, तो उसमें से माइनस करके नेट ट्रेड रिसीवेबल्स ले लेता। उसका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ले लिया 2,75,000 से, और मैंने कहा था प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स अदर करंट एसेट्स में देखा 75,000 के हैं, और वो 75,000 का 75,000 प्रीपेड एक्सपेंस, अच्छा वो तो बाद की बात है, वो तो क्विक रेशियो के अंदर है, इसके अंदर तो आएंगे, प्लस 75,000, वो तो मैं क्विक रेशियो में चला गया था। क्लियर है चीज? तो इसका टोटल कर देना, ये हमारा आ जाएगा 9 लाख। 9 लाख के तो करंट एसेट्स आ गए। करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट करते हैं। करंट लायबिलिटीज में देखना शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 3,50,000 प्लस ट्रेड पेबल्स 50,000 प्लस शॉर्ट टर्म प्रोविजंस 50,000। ये क्वेश्चन इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि बैलेंस शीट की फॉर्म में गिवन हेडिंग्स के अंदर करंट एसेट्स बता रखे हैं, करंट लायबिलिटीज। अगर बैलेंस शीट की फॉर्म में ना होता, खाली हेडिंग्स बता रखी होती तो फिर आइडेंटिफाई करना पड़ता कि करंट है नॉन करंट है। क्लियर है? तो इसका टोटल कर देते हैं, कितना आ गया 4,50,000। करंट रेशियो आ जाएगा 9 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख 50,000 टू रेशियो 1। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन का आप कह सकते हो ठीक है, 2 रेशियो नहीं उससे ज्यादा आ जाए तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन इज क्वाइट सैटिस्फैक्टरी। इट मींस वी आर इन द पोजीशन टू रीपे द करंट लायबिलिटीज। क्लियर है? इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखते हैं। इसने पूछा ही नहीं, उसने खाली क्या पूछा है, कैलकुलेट करंट रेशियो। शुभांगी समझ में आ रहा है बच्चे? यस सर। रेशियो का एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग होता है बच्चे। जो चलता है वो इसमें प्योर रेशियो ही चलता है, प्योर रेशियो ही चलता है। देन क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ओरली बताऊंगा, चलो क्वेश्चन नंबर 2 उसको समझते हैं। क्वेश्चन में कहता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट गिवन है, इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और लूज टूल्स गिवन है। हमें कौन सी इन्वेंट्री चाहिए होती है? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स तो मैं लूंगा, लूज टूल्स तो मैं नहीं लूंगा। तो 3 लाख में से 40,000 माइनस कर देता हूं, तो जो मैं लूंगा इन्वेंट्री वो 2,60,000 से। मशीनरी गिवन है, वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। लायबिलिटी फॉर करंट टैक्सेशन है, वो करंट लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी फॉर फ्यूचर टैक्सेशन मतलब आपने आने वाले ईयर्स के लिए बना रखा है, वो नॉन करंट होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट, डिविडेंड्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, सब कुछ गिवन है। करंट रेशियो कैलकुलेट करता हूं, फॉर्मूला क्या लिखता हूं करंट रेशियो का? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स कैलकुलेट करता हूं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा जी। इन्वेंट्री में मैंने कहा था एक्सक्लूडिंग 3 लाख में से 40,000 माइनस करके 2,60,000। मशीनरी नहीं आएगी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं आएगा। ट्रेड पेबल्स किस में लोगे? करंट लायबिलिटी में। ट्रेड रिसीवेबल्स करंट एसेट्स में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स करंट एसेट्स में। लायबिलिटी फॉर करंट टैक्सेशन करंट लायबिलिटीज में। लायबिलिटी फॉर फ्यूचर टैक्सेशन नहीं आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी, डिविडेंड्स पेबल करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट्स। अगर मुझे बैलेंस शीट आती है और मुझे पता है कि किस इसकी हेडिंग क्या है, सब हेडिंग क्या है, पहले चैप्टर में इसको हेडिंग सब हेडिंग याद करवाते हैं कि आपको अगले चैप्टर में दिक्कत ना आए। करंट एसेट्स आ गई, करंट लायबिलिटीज आ गई, डिवाइड करो करंट रेशियो आ जाएगा। तो उसने लिक्विड रेशियो भी कहा है, तो जो मेरे करंट एसेट्स आए थे, एक तो उसमें से क्या माइनस कर दूंगा? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मैंने इंक्लूड करके 2,60,000 से उसको माइनस कर दूंगा, और एक में माइनस कर दूंगा प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स। तो प्रीपेड एक्सपेंस 20,000 दे रखा है, एडवांस टैक्स नहीं दे रखा। क्लियर है ना? तो ये तो बताया, अगर आप करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को माइनस कर दो और प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स को माइनस कर दो तो लिक्विड एसेट्स आ जाएंगे लिक्विड एसेट्स। करंट लायबिलिटीज वही रहेंगी जो करंट रेशियो में थी, करंट लायबिलिटी थोड़ा चेंज हो जाएंगी। तो करंट लायबिलिटी तो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, और उसके बाद आपने करंट एसेट्स में से एक इन्वेंट्री को माइनस कर दिया और एक आपने प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स को माइनस कर दिया, तो हमारा क्विक एसेट्स आ गए। हो जाएगा क्विक रेशियो भी, कोई डाउट? आज के लिए 2 क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूलेज याद हो जाते हैं। प्रैक्टिकल में 1-2 क्वेश्चन शुरू के सोल होंगे, वो ट्राई करके देख लेना। घर जाके करना क्या है, बैलेंस शीट से दोबारा से करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को दोबारा से रट्टा मार देना है, ताकि और अच्छे से पक्का याद हो जाए। कल मैं कोशिश करूंगा ये करंट रेशियो है, कल तो नहीं, कल और परसों 2 दिन में खत्म होगा। उसके बाद वाले रेशियोज कम है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। कल और परसों में हाँ ठीक है बच्चे, ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले।